लेकिन मैं अगर आपको दो स्टेटमेंट यहाँ पे बता दूं, उसके बाद मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन पे वापस लाता हूं, तो देखना आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन जिसको मान रहे थे कि नीट 2023 में एक अच्छा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया है और हमें ज्यादा जानना भी नहीं, हमें भैया एग्जाम निकालना है। तो जो प्रेजेंट थे उसको मैंने येलो से हाईलाइट कर लिया। अगर 15 क्वेश्चन आते तो 12 से 13 क्वेश्चन आपके उससे बन जाएंगे। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द न्यू फिजिक्स। अब ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो माहौल चल रहा है वो ऑलमोस्ट सेम माहौल है जो कि 2-3 साल पहले फिजिक्स से चला करता था कि अरे भैया बायो तो हो जाएगी, केमिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन फिजिक्स कैसे होगा, फिजिक्स में तो बहुत अच्छे सवाल आते हैं। सेम वही चल रहा है अभी कि भैया फिजिक्स हो जाएगी, फिजिक्स इजी आ रहा है, हो जाएगा सॉल्व। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आप एनालाइज करोगे 2-3 साल के पेपर जो लास्ट 2-3 साल में एनटीए ने लिए हैं, उसमें आपको दिखेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जिसमें एनटीए लग रहा है कि मेहनत करी, वो नए क्वेश्चंस बना रहे हैं, चैप्टर्स को लिंक कर रहे हैं, जहां पे वो ऐसे क्वेश्चंस बना रहे हैं जहां पे आप एक चैप्टर से एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे। अभी तो इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें मोल कंसेप्ट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिंक किया था, ऑल्दो वो आसान क्वेश्चन था लेकिन वो मेहनत कर रही है ऐसा दिख रहा है। तो अभी ऐसा माहौल बना दिया गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भाई बहुत हार्ड आने वाली है, आपसे नहीं हो पाएगा, वैसे भी सिलेबस रिड्यूस हो गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डोमिनेट करेगी और बहुत अच्छे सवाल आने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत दिक्कत देगी आपको। तो एक्चुअली ये तब स्टार्ट हुआ जब एनएमसी ने अपना जो न्यू सिलेबस है वो दिया, और इसको देते ही एक गुड न्यूज भी आया था इसके साथ और एक बैड न्यूज भी था। गुड न्यूज ये था कि आपके बहुत सारे चैप्टर्स रिमूव हुए थे, और बैड न्यूज ये था कि जितने भी चैप्टर्स आपके रिमूव हुए थे वो सारे रटने वाले थे और स्कोरिंग चैप्टर्स थे। मतलब कि आपके सारे स्कोरिंग चैप्टर्स हट चुके थे और जितने भी कंसेप्चुअल चैप्टर थे आपके वो सारे अभी भी प्रेजेंट थे। जो सबसे ज्यादा चैप्टर्स रिमूव हुए थे वो आपके केमिस्ट्री से रिमूव हुए थे, और अगर आप उसमें भी केमिस्ट्री में देखोगे तो जो चैप्टर्स रिमूव हुए थे वो थे स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, हाइड्रोजन, सरफेस केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, मेटलर्जी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और पॉलीमर। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो आपको दिखेगा कि फिजिकल केमिस्ट्री से 3 चैप्टर आपके रिमूव हो गए थे, जिससे ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आते थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके 3 चैप्टर रिमूव हुए थे, उससे भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन के आते थे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे कम चैप्टर्स रिमूव हुए थे जो कि 2 चैप्टर्स थे, और इससे आपके 1-2 क्वेश्चन आपके आते थे। अब इन चैप्टर्स के रिमूव होने से ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन का गैप आ रहा है जिसको एनटीए को मेकअप करना पड़ेगा। अब वो मेकअप कहां से करेगी, बचे हुए चैप्टर से करेगी, और बचे हुए चैप्टर्स जो हैं वो आपके ऑलमोस्ट सारे कंसेप्चुअल चैप्टर्स आपके हैं। रटने वाले चैप्टर्स कुछ इनऑर्गेनिक में ही बचे हैं जो उसके ग्रुप्स वगैरह हैं, बाकी आपके सारे के सारे हट गए। और इसलिए मुझे 90% लगता है कि जो इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले हुआ करता था कि फिजिकल से 15 क्वेश्चन आएंगे, इनऑर्गेनिक से 15 क्वेश्चन आएंगे, ऑर्गेनिक से 15 क्वेश्चन आएंगे, वो अब नहीं हो पाएगा। और मेनली जो दिखने वाला है पेपर में वो ये होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी डोमिनेट करेगी और फिजिकल केमिस्ट्री आपकी डोमिनेट करेगी। और ऐसा हो सकता है कि हमें इनऑर्गेनिक क्वेश्चन में हल्के से कम क्वेश्चन देखने को मिले। अब दिक्कत यहाँ पे आती है कि एक तो भैया ऑर्गेनिक अच्छे लेवल पे आने लगी है 2-3 साल से, ऊपर से ऑर्गेनिक के सारे अच्छे चैप्टर्स ही बचे हैं अब ऑलमोस्ट। अगर देखोगे सबसे जो कम चैप्टर्स रिमूव हुए हैं ऑर्गेनिक से हुए हैं, मतलब कि ऑर्गेनिक डोमिनेट कर सकती है। इस चीज को लेकर काफी ज्यादा हवा बनाया जा रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई हार्ड आ सकती है। तो ये जो दिक्कत आ रही है कि भैया क्या सही में हार्ड आएगा, तो अगर हार्ड आए तो कैसे टैकल करें, तो इसके ऊपर हम लोग मेनली आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे टैकल करें, और क्या अगर आप करके जाओगे तो कुछ भी हो जाए, चाहे हार्ड आए इजी आए, मतलब नहीं है आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले तो आपको मैं 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके लास्ट ईयर आए हैं उनको लेके समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ दिख रहा है कि एक जो रिएक्शन है इसमें एक साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, उसमें एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है और एक नाइट्राइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और कह रहे हैं कि अगर हम लोग उसको H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बन के आएगा प्रोडक्ट, उससे आपसे जनरली पूछ रहे हैं। तो अब मान लो आपने अच्छे से ऑर्गेनिक की तैयारी की नहीं और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, आप डर जाओगे कि अरे क्या पूछ दिया, ऑर्गेनिक तो अलग लेवल पे आ रही है, या फिर कोई आपको बोल के निकल जाए कि ऑर्गेनिक भाई बहुत हार्ड आ रही है, आपने देखा ऊपर पर आपको लगे हाँ बहुत हार्ड आ रही है। लेकिन मैं अगर आपको 2 स्टेटमेंट यहाँ पे बता दूं, उसके बाद मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन पे वापस लाता हूं, तो देखना आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब अगर मैं आपको बताता हूं कि देखो कहीं भी अगर आपको नाइट्राइल ग्रुप देखने को मिलता है और उसमें आपको H2SO4 कोई भी एसिड दिया हुआ है रिएक्शन के लिए और हीट किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नाइट्राइल ग्रुप है वो आपके एमाइड्स के थ्रू होते हुए आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाती है, मतलब कि CN आपका बदल जाता है COOH में। ठीक है, ये मैंने आपको पहला स्टेटमेंट बताया कि अगर नाइट्राइल ग्रुप दिख रहा है उसमें H2SO4 डाला है तो आपका COOH वहां पे लग जाएगा। दूसरा रिएक्शन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको कहीं भी अल्कोहल ग्रुप देखने को मिलता है और आपको उसको H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन आपकी करवाई हुई है, तो वो जो है OH वहां से हट जाता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है और यहाँ पे आपका एल्कीन बन जाता है, मतलब एक डबल बॉन्ड लग जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको 2 स्टेटमेंट क्या बताया कि अगर कहीं नाइट्राइल ग्रुप दिखा H2SO4 में डाला हुआ है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है, और अगर आपको कहीं पे OH ग्रुप दिखा और वहाँ पे H2SO4 डाला हुआ है तो आपको वहाँ पे एल्कीन बना देना है। अब आते हैं हम लोग वापस इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये ग्रुप था, यहाँ तो रिएक्शन करवाई हुई है, आपसे पूछा है कि इस रिएक्शन में आपका जो C है वो क्या होगा। आपको दिख रहा है कि सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक नाइट्राइल ग्रुप है और H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई हुई है। आपको मैंने अभी बताया कि अगर नाइट्राइल ग्रुप H2SO4 के प्रेजेंस में तो उसको किस में चेंज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है, तो आपको सबसे पहले CN को बदल देना है COH में, मतलब यहाँ से CN हट के क्या लग जाएगा, COOH लग जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि अच्छा CHO एल्डिहाइड हटा देंगे, OH हटा देंगे, COH वाले जो
है आंसर वो तो ठीक है पक्का, तो मतलब सेकंड होगा तो फोर्थ होगा। दूसरी चीज आपको यहाँ पे दिख रही है कि अरे यहाँ पे OH ग्रुप भी है। अब अगर इस OH के लिए हमें कुछ एनसीईआरटी में कोई रिएक्शन नहीं दी होती या हमें नहीं पता होती एनसीईआरटी में ऐसा कोई रिएक्शन है तो हम तो इसको ऐसे ही छोड़ देते, मतलब यहाँ पे एक OH लगा होता। लेकिन हमें पता है कि OH के लिए भी एक रिएक्शन दी गई है कि अगर OH H2SO4 के प्रेजेंस में है तो उसको हम लोग को चेंज करना होता है, उसका डिहाइड्रेशन होगा और ये हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो यहाँ से मतलब आपको OH हटाना है और एक डबल बॉन्ड लगाना है, तो मतलब आपका एक डबल बॉन्ड भी यहाँ पे आना चाहिए। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा और ये आपका सही आंसर है। तो ये आपने खुद सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व कर लिया? क्योंकि आपको एनसीईआरटी की ये जो 2 रिएक्शंस थी वो आपको पता थी। मतलब कि अगर एनसीईआरटी की रिएक्शन हमें याद है अच्छे से तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। इतना हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और इसको कंफर्म करते हैं। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन जिसको मान रहे थे कि नीट 2023 में एक अच्छा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया है, तो वही क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं ताकि मैं आपका कॉन्फिडेंस को यहाँ पे बूस्टअप कर पाऊँ। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इससे पहले कि हम लोग उसको सॉल्व करें, हम लोग चलते हैं अपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट में और देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। अब एनसीईआरटी में आपको यहाँ दिख रहा है कि अगर हम लोग एल्डिहाइड को एमोनिएटेड सिल्वर के प्रेजेंस में, वो भी एक एल्कलाइन मीडियम जिससे आपका ये OH नेगेटिव वाला जो आयन है वो आ रहा है, OH नेगेटिव में रिप्रेजेंट कर रहा है कि एल्कलाइन मीडियम है। तो मतलब हम लोग एल्कलाइन मीडियम में अगर एमोनिएटेड सिल्वर को रिएक्ट करवाते हैं एल्डिहाइड के साथ तो आपका क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। इतना आपको रिएक्शन में दे रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी दिख रहा है कि एल्डिहाइड है और एमोनिएटेड सिल्वर के साथ उसका रिएक्शन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम, तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो एक कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। इतना मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हार्ड क्वेश्चन माना जा रहा था, तो क्या है कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि अच्छा हाँ एक कार्बोक्सिलेट आयन प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको, OH नेगेटिव का आयन प्रेजेंट है। इसको बोला है कि हमें बता दो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट पूछ दिया। अब हमें कुछ नहीं सोचना है मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कुछ नहीं। हमें दिख रहा है कि अच्छा एनसीईआरटी में एक रिएक्शन था जहाँ पे अगर हम लोग एमोनिएटेड सिल्वर आयन लेते हैं और OH नेगेटिव के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो वो एल्डिहाइड का रिएक्शन था। मतलब कि यहाँ पे कहीं पे एल्डिहाइड होगा, तो हाँ आपको दिख रहा है कि ये जो है CHO ग्रुप है, मतलब यहाँ एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो एल्डिहाइड को आपको इसमें चेंज करना है, कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज करना है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि अच्छा 2 ही ऑप्शन आपके कार्बोक्सिलेट वाले हैं, मतलब फर्स्ट या फिर सेकंड आपका आंसर हो सकता है। दूसरा चीज था क्या भैया हमें ये कीटोन ग्रुप जो दिख रहा है उसको भी चेंज करना होगा। तो अब याद करो कि आपके एनसीईआरटी में कोई रिएक्शन था जिसमें कीटोन को आपका रिएक्ट करवाया गया था इसके साथ, तो नहीं भैया कोई रिएक्शन नहीं था, मतलब कि हम लोग उसको नहीं छेड़ेंगे। अब ये दोनों एग्जांपल्स मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे भी आपके 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट थे, लेकिन इस केस में हमने दोनों को रिएक्ट करवाया क्योंकि हमें इन दोनों का रिएक्शन पता था। लेकिन इस केस में हमने सिर्फ एक को रिएक्ट करवाया क्योंकि हमें दूसरे का रिएक्शन पता ही नहीं था और हमें ज़्यादा जानना भी नहीं। हमें भैया एग्जाम निकालना है, हमें इससे मतलब नहीं कि हमने ऑर्गेनिक में PhD कर ली। मैं आपको मेनली ये समझाने आया हूँ कि कैसे आप एनसीईआरटी के नॉलेज से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और क्या आप सही में कर पाओगे क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ के। तो इस तरीके से आपने देखा कि हाँ मतलब मेरे को कीटोन तो चेंज करना नहीं है, तो मेरा आंसर जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन वाला होगा, और कीटोन को चेंज करना नहीं है तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे आंसर तक पहुंच गया और यही आपका सही आंसर है। और क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया कि ये आप खुद कर पाए हो, अगर आपको ये दोनों लाइंस पता थी तो मतलब आप ये सारे क्वेश्चन को खुद कर पाओगे। अगर जो चीजें मैं नीचे आपको बताने वाला हूँ वो आप चीज कर लेते हो अच्छे से, चाहे कितना ही हार्ड क्वेश्चन। मैंने दिखाया कि ये क्वेश्चन कह रहे थे हार्ड आया है, ये क्वेश्चन ईजी आया है, मॉडरेट लेवल के दोनों क्वेश्चन थे, मैंने करवाया, दोनों आपने खुद कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या क्या आना चाहिए भैया हमें ये बता दो। सबसे पहले आपने देखा कि आपको अगर रिएक्टेंट दिया हुआ है, एक रिएजेंट उसमें डला हुआ है, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको दोनों में बताया। अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया यही जो आपने चीज बताई यही तो नहीं होता है। अच्छा इसका भी सॉल्यूशन देंगे। दूसरी चीज जो आपको आनी चाहिए वो ये है कि आपको सारे के सारे एनसीईआरटी के रिएक्शंस कवर किए होने चाहिए और आपके एनसीईआरटी की थ्योरी भी कवर होनी चाहिए, और ये तब करना है जब आपने उस चैप्टर को किसी भी टीचर से समझ लिया हो। अब दिक्कत ये आती है कि भैया किस टीचर से पढ़े, तो हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि कौन सा टीचर आपके लिए बढ़िया होने वाला है और कैसे आपको एनसीईआरटी की थ्योरी को भी साइड बाय साइड कवर करते जानी है। तीसरी चीज़ है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लगानी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग क्या क्या प्रैक्टिस करें, क्या रिसोर्स होना चाहिए, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और ये फाइनल वीडियो है, अगर आप इतना कर लेते हो ना तो आपकी ऑर्गेनिक अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देखो मैं भी एक वैसा ही बच्चा हूँ जो चाहता है कि कम चीज़ों में मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल के आए, क्योंकि मैं भी थोड़ा कामचोर आदमी हूँ। यही मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आप भी कम करके मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ। तो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी थी वो है रिसोर्स एंड टीचर, क्योंकि अगर आपकी टीचर ही अच्छा नहीं है तो आपको ऑर्गेनिक समझ नहीं आएगी, ऑर्गेनिक समझ नहीं आएगा तो आपको मजा नहीं आएगा करने में। तो सबसे पहले बात करते हैं टीचर के बारे में। अब मैं ऑनेस्टली जैसे कि मैंने बहुत पहले से रिकमेंड करते हुए आ रहा हूँ और बताते हुए आ रहा हूँ कि मैंने नितेश सर से अपनी ऑर्गेनिक करी थी। मैंने बहुत ट्राई किया था, उसके बाद मेरे को यही लगा कि ये सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा चीज़ें बता पा रहे हैं, तो मैंने नितेश सर को फॉलो किया था। ये मैंने आपको बता दिया कि मैंने इनको फॉलो किया। इनकी कौन सी प्लेलिस्ट मैंने फॉलो की है, मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो कि ओजोन क्लासेस में अवेलेबल है, उसको मैंने फॉलो किया था। अब मैंने इनको इसलिए फॉलो किया था जैसे कि मैंने बताया कि ये कम टाइम लेते थे, अपने 42 लेक्चर्स है उसमें पूरी ऑर्गेनिक कवर्ड है, एनसीईआरटी सेंट्रिक पढ़ाते हैं और अच्छे कंसेप्ट। ठीक है, जिस लेंथ की वीडियो उस हिसाब से आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, ठीक ठाक आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, उसके बाद आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से। अब दूसरे जो टीचर आते हैं वो राहुल सर हैं, जो कि बच्चों ने रिकमेंड किया पढ़ने के बाद कि भैया हमारी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि हमने राहुल सर से पढ़ाई की है।
तो ये जब मैंने देखा कि हाँ ये बहुत अंडररेटेड टीचर है, मेरी बहन भी बता रही थी कि हाँ ये सर जो है अच्छा पढ़ा रहे हैं, काफ़ी एनसीईआरटी सेंट्रिक पढ़ा रहे हैं। जो मैंने बताया था निदेश सर पढ़ाते हैं एनसीईआरटी सेंट्रिक, इसलिए मुझे अच्छे लगे थे और सर उसी तरीके से ये टीचर भी काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते हैं। और ये मोस्टली स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है तो अच्छे होंगे, क्योंकि अगर स्टूडेंट को बेनिफिट हो रहा है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन की मैं यहाँ पे आके कुछ भी बोल रहा हूँ उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैंने अपना बता दिया कि मैंने निदेश सर से पढ़ाई की है, बाकी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उनको राहुल सर से फायदा हो रहा है। तो ये 2 टीचर हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ, बाकी जो फेमस नाम है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पसंद नहीं आए थे, लेकिन ये 2 टीचर्स हैं जो कि मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। अब भैया चूज क्या करें, आपने तो और कंफ्यूज कर दिया, 2 टीचर बता दिए, एक बताते तो हम लोग उसको उनसे पढ़ भी लेते हैं। तो आपको करना क्या है कि देखो टीचर चूज करना बहुत ईजी होता है। कोई भी चैप्टर जो आपसे नहीं हो रहा है, जैसे मान लो हेलो एलके नहीं हो रहा, अब ये जीओसी मत उठा लेना, ठीक है। कोई भी ऐसा चैप्टर जहाँ पे आपको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है चीज़ को, वैसे चैप्टर उठाओ और देखो कि क्या वो टीचर आपका जो रटने वाला काम है उसको कम कर पा रहा है, उसको अच्छे से समझा पा रहा है। तो हाइड्रोकार्बन उठाओ, हेलो एल्केन उठाओ, कोई भी एक चैप्टर उठाओ और उसके 1-2 लेक्चर को दोनों टीचर से करके देखो, जो आपको बेटर समझा पाए उसको चूज कर लो, वही आपका अच्छा टीचर है, मतलब वो आपके लिए बेटर है। ठीक है, कोई टीचर अच्छा खराब नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि किसको किसे समझ आता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने समझा दी। तो टीचर आपका फाइनलाइज हो गया। टीचर फाइनलाइज करने के बाद अब आपको पता है कि वो लेक्चर्स देंगे। लेक्चर्स जब आप लोगे तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में, स्पेशली जैसे फिजिक्स के लिए बनाते हो वैसे यहाँ पे नोट्स आपको बनाने होंगे। नोट्स जब आप बनाओगे ना तो ट्राई करना कि आप 2 कॉपी बना लो, एक होगा आपका मेन कॉपी, एक होगा आपका क्वेश्चन कॉपी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। जो आपका मेन कॉपी होगा ना वही आपका इनडायरेक्टली शॉर्ट नोट भी बन जाएगा। कैसे? आपको करना क्या है, जब भी आप लेक्चर ले रहे हो तो आप जब भी टीचर कोई चीज़ पढ़ा रहा है तो उसमें पॉइंट लिखवाएंगे, कुछ बोलेंगे, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो इस तरीके से आप लिखते जाओगे। जैसे कि ईथर पढ़ रहे थे तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से कैसे प्रिपरेशन होता है वो मैंने यहाँ लिख लिया, विलियमसन सिंथेसिस कैसे होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से मैं मॉक्स बना के लिखते जाता था। इसमें सिर्फ वही पॉइंट्स है जो कि रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर जो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए सर ने पॉइंट्स बताएं कि हाँ देखो ये अगर रिएक्टेंट है तो इसमें रिएजेंट डालेंगे तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है, वो सब चीज़ मैंने यहाँ पे लिखते जाता था। उस टॉपिक को समझाने के बाद जब सर क्वेश्चंस करवाते थे तो उस क्वेश्चन को ही मैं यहाँ पे हेडिंग डाल के कि अच्छा ये जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का क्वेश्चन है, इसको मैं ऐसे 1 2 3 करके यहाँ पे दूसरे कॉपी में उतार लेता था। इससे फायदा क्या होता था कि मैं इस कॉपी में क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, तो ये मेरे काफ़ी शॉर्ट में प्रिपेयर होता था और इसको ईजिली मैं शॉर्ट नोट्स की तरह काम ले पाता था। और क्वेश्चन मेरी क्योंकि मुझे 1-2 बार रिवाइज करना है उसके बाद मुझे याद हो जाएंगे, तो इसलिए मैं साइड से उसको लिख के रखता था कि क्वेश्चन कॉपी मेरा अलग हो। 2-3 बार मैंने देखा, उसका कोई काम नहीं है। मेरा जो मेन जो रिवीजन सोर्स होगा वो ये होगा, इसलिए मैंने इसको अलग से बना लिया। 2-3 पेज में हर एक चैप्टर के आपके बन जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा हो कि ये मैंने चीज़ें हाईलाइट करके रखी हुई है, मतलब मैंने कुछ बॉक्स को हाईलाइट किया हुआ है, कुछ बॉक्स को हाईलाइट नहीं किया हुआ है। ये जो हाईलाइट मैंने की है वो मैंने एनसीईआरटी रीडिंग के बाद की है। ये बताता है कि देखो चाहे आप किसी भी टीचर पर हो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वो पढ़ा देते हैं, थोड़ी सी एनसीईआरटी के बाहर वो चले जाएंगे। तो जब आप एनसीईआरटी करने जाओगे तो आपको दिखेगा कि हाँ ये रिएक्शन तो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, तो जो प्रेजेंट थे उसको मैंने येलो से हाईलाइट कर लिया, जो प्रेजेंट नहीं थे उसको मैंने खाली छोड़ दिया। तो ये मेरे को ये बताता था कि क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी वाली चीज़ों को देखूंगा और जो एनसीईआरटी वाली नहीं है उसको मैं इग्नोर करके चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से आएंगे। ऑल्सो जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो उस समय आपको ये भी देखना है कि देखो ये पॉइंट जो मैंने अभी एनसीईआरटी में पढ़ा ये सर ने नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि ये पॉइंट मेरे को एनसीईआरटी में ही हाईलाइट कर लेना है। इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में बस कुछ ही पॉइंट्स हाईलाइट होंगे और वही वो थ्योरी वाले पॉइंट्स हैं जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन के आ सकते हैं, क्योंकि बाकी पॉइंट्स तो आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। तो आपको पूरी एनसीईआरटी भी नहीं हाईलाइट करनी होगी और वो अच्छे से आपके कॉन्ट्रास्टिंग हाईलाइट्स दिखेंगे कि हाँ देखो यहाँ पे एक हाईलाइट है, उसके बाद काफ़ी दूर हाईलाइट है, पूरी की पूरी टेक्स्ट आपकी हाईलाइट नहीं होगी और इसलिए आपको पढ़ने में भी आसानी होगी उससे। इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी की थ्योरी भी हो गई और आपके नोट्स भी बनकर रेडी हो गए। ठीक है, और वो जो नोट्स बने वो आपके शॉर्ट नोट्स भी बन गए, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई। अब आते हैं हम लोग दूसरी चीज़ पे जो कि है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग को क्या क्या करना है, क्या क्या हमने सॉल्व करना है, कहाँ से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो प्राइम सोर्स आपका एनसीईआरटी होगा, दूसरा प्राइम सोर्स आपका पीवाईक्यू होगा। ये तो आपको सबको करना है, चाहे कोई भी बच्चा उसको पीवाईक्यू करके जाना है और एनसीईआरटी करके जानी है, क्योंकि ऑर्गेनिक में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि वो एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठा ले रहे हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में एनसीईआरटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करना ही करना है वो है इंडेक्स क्वेश्चन। सारे के सारे इंडेक्स क्वेश्चन को अच्छे से लगा के जाना है आपको। दूसरा जो चीज़ है वो है आपको पीवाईक्यू करके जाना है। ठीक है, जब आप इंडेक्स कर लो फिर पीवाईक्यू करना। पीवाईक्यू करने के बाद आप जाना एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है ना उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना। स्पेशली अगर आप चाहते हो कि आप ऑर्गेनिक को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाओ और ऑर्गेनिक में आप अच्छा स्कोर कर पाओ तो आपको कन्वर्जन के क्वेश्चन करने चाहिए। फायदा क्या होगा कि देखो कन्वर्जन वहाँ ऐसा नहीं आएगा कि आपको कोई इनिशियल रिएक्टेंट दे देंगे और बोलेंगे कि मुझे फाइनल प्रोडक्ट बना दो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वहाँ पे क्या होगा कि आपके काफ़ी सारे स्टेप्स लिखे रहते हैं बीच बीच में, और वहाँ पे जो रिएक्शंस यूज होते हैं वो कोई अल्कोहल वाले चैप्टर से होगा, कोई एल्डिहाइड वाले चैप्टर से होगा, कोई हेलोएल्केन चैप्टर से होगा। तो इस तरीके से अलग अलग चैप्टर्स के रिएक्शन वहाँ यूज होते हैं। अगर आप कन्वर्जन करना सीख गए तो इन रिएक्शंस को कैसे लिंक करना है, कैसे 2-3 चैप्टर आपस में लिंक्ड है, कैसे 2 डिफरेंट रिएक्टेंट में सेम रिएजेंट डालने पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये सब चीज़ आप खुद सोच पा रहे हो। और एक बार आपने खुद सोच लिया या फिर नहीं भी सोच पाए, आपने जब सोचने के बाद सॉल्यूशन देखा तो
तो आपको दिखेगा अच्छा हाँ ये तो उस चैप्टर का रिएक्शन था और इस चैप्टर में रिएक्शन है और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा आपस में लिंक्ड है, तो आप वो दिखेगा कि हाँ ये पॉइंट है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। और एक बार ये सब चीज़ आप नोटिस करने लगे तो आपकी ऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा मजा भी आने लगेगा ऑर्गेनिक करने में। और ये मैं एकदम सही तरीके से बता सकता हूँ क्योंकि मैंने 2-3 साल ऑर्गेनिक छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगता था ये काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन एट द एंड मैंने काफ़ी 2-3 महीने के अंदर ऑर्गेनिक को बहुत अच्छा कर लिया था क्योंकि मैंने यही सब चीज़ें फॉलो की थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे को कोई सब्जेक्ट अच्छा करना है तो मुझे उसे इंटरेस्टिंग बनाना होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको एक्सरसाइज के कन्वर्जन्स पे तो काफ़ी ध्यान देना है क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं उनको टैकल करने के लिए ये काफ़ी आपको हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ चीज़ आपको करनी है वो एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, ट्राई करना कि आप कर लो। और मॉड्यूल के क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर टाइम बचा आपके पास, और जब मॉड्यूल के क्वेश्चन करो तो आप ट्राई करना कि जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको स्किप करते हो जाओ क्योंकि फिर उससे वो सॉल्व करके कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सब बहुत बच्चों की दिक्कत है कि भैया याद नहीं रहता है रिएक्शन। याद रहेगा रिएक्शन तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और जो अब मैंने अभी बताया आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, वो पॉइंट तब लेना है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको तब करना है जब आपने रिएक्शन याद कर ली हो। कैसे याद करना है और कैसे उसको लंबे समय तक याद रखना है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा क्योंकि यही वो पॉइंट था जिसने मेरा ऑर्गेनिक सुधारा है। अब देखो, अगर आपको ऑर्गेनिक लंबे समय तक याद रखना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है रिएक्शन कॉपी को बार बार रिवाइज करना। मेरे टीचर्स मुझे कहते थे रिएक्शन कॉपी बना लो, मैं नहीं मानता था, इसलिए 2-3 साल मेरे ड्रॉप लग गए, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक मेरी वीक रह गई। मैं ऑर्गेनिक कॉपी में सोचता था क्या है समझ के कर लूंगा, लेकिन समझ के नहीं होगा जब तक आप उसको याद नहीं करोगे, बायो की तरह रिवाइज नहीं करोगे, तब तक आप उसको लंबे समय तक याद नहीं रखोगे, आपको ऑर्गेनिक आएगी नहीं, आपको लगेगा कि क्या करें ऑर्गेनिक में, आपको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए रिएक्शन कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिएक्शन कॉपी कैसे बनानी है, देखो सबसे पहले तो आप लेक्चर लोगे, लेक्चर लेने के बाद आप नोट्स बनाओगे। नोट्स बनाने के बाद जब मैंने बोला था कि नोट्स को की पता करने के लिए कौन सा पॉइंट एनसीईआरटी से है, कौन सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी की थ्योरी एक बार रीड करने के लिए और उसमें कौन से पॉइंट्स नोट्स में नहीं लिखवाएं लेकिन एनसीईआरटी में है उसको हाईलाइट करने के लिए जब आप एनसीईआरटी रीडिंग करोगे तो उस समय तो आपको एक तो थ्योरी मिलेगी जिसको आप हाईलाइट कर लोगे, दूसरे आपको रिएक्शन भी दिखते हुए जाएंगे। अच्छा एनसीईआरटी में पहला रिएक्शन ये है, दूसरा रिएक्शन ये है, तो वो जो भी रिएक्शन आपको मिलते जा रहे हैं उसको आपको अपनी रिएक्शन कॉपी में लिखते जाना है। क्या लिखना है आपको, हर आपके रिएक्शन कॉपी में आपको क्या करना है, रिएक्टेंट लिखना है, उसमें जो रिएजेंट डला हुआ है वो लिखना है और प्रोडक्ट वाला जो जगह है वो खाली छोड़ देना है, इस तरीके से जो कि मैंने यहाँ पे नीचे दिखाया हुआ है। एक पहला नंबर डाला, उसमें रिएक्टेंट्स लिखे, रिएजेंट डाला और प्रोडक्ट वाला स्पेस खाली छोड़ दिया। इस तरीके से आपको लाइन बाय लाइन जो पहला एनसीईआरटी में रिएक्शन मिला उसको लिखा, दूसरा मिला उसको लिखा, ऐसे करते हुए आपको सारे के सारे रिएक्शंस लिख लेने। उसके बाद इसमें आप चाहो तो ये भी ऐड कर सकते हो कि आपको इंटेक्स क्वेश्चन कोई मिलता है, ठीक है, उस इंटेक्स क्वेश्चन का भी आपने आंसर नहीं लिखा, सिर्फ रिएक्टेंट रिएजेंट लिख के छोड़ दिया, तो आप इंडेक्स के क्वेश्चन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आपके हर एक चैप्टर के कुछ 100-110 रिएक्शन आपके बन जाएंगे। अब ये जो चीज़ है जो मैं आपको यहाँ करने के लिए बता रहा हूँ, अगर टाइम आपके पास रहे मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप खुद करो क्योंकि इसी बहाने आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। नहीं कर पाते हो, एकदम ही टाइम करने चल रहा है, तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हो, अविनाश शर्मा टेलीग्राम चैनल, उस पर मैंने सारे के सारे रिएक्शन कॉपी जो मैंने बनाए थे वो डाल रखे। अब एक बार आप रिएक्शन कॉपी बना लो और एक बार आप उस चैप्टर को किसी टीचर से पढ़ लो। उसके बाद आपको क्या करना है कि हर दिन का एक टाइम अलॉट करना है कि हर दिन में 30 मिनट जो आपका बेस्ट टाइम हो। मैं अपना बेस्ट टाइम देता था तो मैं सुबह उठते ही इसको रिवाइज करता था, स्पेशली जो भी चीज़ मैं जल्दी भूलता था उसको मैं सुबह रिवाइज करता था। तो 30 मिनट मैंने सुबह का दे रखा था कि मैं उठते ही रिएक्शन कॉपी किसी भी एक चैप्टर का जो मेरा मन करेगा मैं उठा के रिवाइज करूँगा। अब ये रिविजन कैसे करना होता है ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के ऊपर एक सरप्राइज है जो कि मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ कि जो ह्यूरिस्टिक सीरीज जिसके बारे में बहुतों को पता होगा जिन्होंने उसको देखा है, इनऑर्गेनिक के जो ह्यूरिस्टिक सीरीज मैंने लॉन्च की है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके नीट 2023 में उठ के आए हैं और बच्चों ने अभी कमेंट भी किया हुआ है, इस पर आप जाके देख सकते हो कि कौन कौन लाइन जो मैंने बोली है एग्जैक्ट कि आ सकता है वो आया हुआ है। सेम उसी तरीके की सीरीज दिसंबर में या फिर जनवरी स्टार्ट से आपको मिल जाएगा क्योंकि दिसंबर में तो मेरे एग्जाम से रहेंगे, जनवरी से मैं स्टार्ट करूँगा। उसको ट्राई करूँगा कि 2-3 महीने के अंदर खत्म कर दो ताकि उसको आप इजीली रिवाइज करके जा पाओ और मैक्सिमम क्वेश्चन, मान लो अगर 15 क्वेश्चन आते तो 12 से 13 क्वेश्चन आपके उससे बन जाएंगे और बहुत शॉर्ट पीरियड में मैं उसको कवर करवाऊंगा। और इसी रिएक्शन कॉपी के थ्रू पूरी की पूरी ऑर्गेनिक को कैसे रिवाइज करना है वो मैं वहाँ पे करवा रहा हूँ। तो जो भी इसके लिए कमेंट करते थे हर एक वीडियो में कि ह्यूरिस्टिक सीरीज ले आओ, ऑर्गेनिक के लिए ह्यूरिस्टिक ले आओ, वो मैं लेके आ रहा हूँ। साथ ही साथ ये मत सोचना कि भैया आप सिर्फ सीरीज लॉन्च करते हो कंप्लीट नहीं करते हो। जो फिजिक्स वाली सीरीज है एमआर स्टार वाली सीरीज वो भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। अगर मैंने प्रॉमिस किया है तो नीट 2023 से पहले दोनों के दोनों आपकी जो सीरीज है वो कंप्लीट होंगी। कैसे कंप्लीट होगी वो मेरे पे छोड़ दो, अभी एग्जाम से इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और ह्यूरिस्टिक वाली सीरीज भी आपकी आ रही है तो इसके लिए भी जो एक्साइटेड है वो कमेंट करके बता दो ताकि मेरे को भी रहे कि हाँ बच्चों को चाहिए ये चीज़। मैंने ये चैनल क्यों खोला था मुझे याद है, मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रैटेजीज नहीं आती, स्ट्रैटेजीज बीच में आती है क्योंकि बच्चों को उससे मोटिवेशन मिलता है, बच्चे उससे सीखते हैं चीज़, ठीक है। यहाँ पे वो वाली स्ट्रैटेजी नहीं है कि जो आके बोल दिया और निकल गए, कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है उसका। यहाँ पे जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो मैंने किया हुआ है या फिर मैं देख रहा हूँ, मैंने अपने दोस्तों को बताया उन्होंने किया है उसको फॉलो किया है, मेरे कोई अच्छे दोस्त ने मुझे बताया कि हाँ ये कर इससे फ़ायदा है, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे आके बताता हूँ, ठीक है। बाकी ये जो मैंने सीरीज़ बताई ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी मुझे तो ये लगता है। और ये भी लॉन्च हो जाएगी जनवरी में जैसा मैंने बोला है, स्टार्ट हो जाएगा आपका और ये कंप्लीट भी हो जाएगा नीट से पहले। और भी अगर आपको कुछ चाहिए तो कमेंट करके बता देना क्योंकि मैं कमेंट सब पढ़ता हूँ। अब आपका रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि एग्जाम भी अपना पढ़ाई
पढ़ाई भी देखना पड़ता है और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आपको क्या वीडियो चाहिए, क्या आपको हीट 6 चाहिए नहीं चाहिए, आप कितने एक्साइटेड हो इसके लिए। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।